जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर है एक नई सीरीज के साथ, जिसमें यूपी ट्रिपल डी ट्रिपल एनएम जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जो जुनून के साथ जुड़ जाए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, ह्यूमन टिश्यू एंड देयर बॉडी पार्ट्स आर डिस्कार्डेड इन विच बिन। मानव ऊतक और उनके शरीर के अंगों को किस कूड़ेदान यानी कि बिन में फेंका जाता है या डाला जाता है। ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी येलो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ह्यूमन टिश्यू एंड देयर बॉडी पार्ट्स को डिस्कार्ड किया जाता है येलो कलर के बिन में। किसमें? येलो कलर के बिन में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। रेड में क्या डालते हैं? जितने भी प्लास्टिक के आइटम होते हैं, जैसे कि कैथेटर होता है, आईवी सेट होता है, इस तरह की चीज़ें जो भी होती हैं वो किसमें? रेड में डालते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का उबालने का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 70 डिग्री सेल्सियस, 106 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की सीरीज में। जितने भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर ऑफ हाइट नोन एज। ऊंचाई से डर लगना जाना जाता है किसके नाम से? एक्वाफोबिया, एक्रोफोबिया, एग्जाम फोबिया या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम से डर लगना एग्जाम फोबिया, अब आपको बताना है। पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया, ये एक्वाफोबिया। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पानी से डर लगने को क्या कहते हैं। ऊंचाई से डर लगना एक्रोफोबिया, क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो जैसे आप सभी को एग्जाम से डर लगता है तो एग्जाम फोबिया, और ऊंचाई से डर लगता है तो एक्रोफोबिया, और पानी से डर लगता है तो हाइड्रोफोबिया। ये किस कंडीशन में होता है? तो रेबीज की कंडीशन में पानी से डर लगता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चिल्ड्रन डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन लेड टू। बच्चे में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी क्वाशियोरकोर। बच्चे में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, आप सभी ने पढ़ा होगा पीईएम, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। इसमें क्या क्या आता है? सूखा रोग, रिकेट्स आता है, क्वाशियोरकोर आता है, क्वाशियोरकोर मरासमस, क्वाशियोरकोर, ये सारी चीज़। तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा कि बच्चे में प्रोटीन की कमी, तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशियोरकोर होता है। क्या होता है? क्वाशियोरकोर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। और ये जो पीईएम है ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाया जाता है। छोटे बच्चों में 1 ईयर से लेकर के 5 ईयर तक के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या। क्वेश्चन है, द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI was launched in the year। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वर्ष में शुरू किया गया। तो आपको बताना है कि ये किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1996 या ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। BFHI का बहुत बार फुल फॉर्म पूछा गया, तो आप सभी को याद रखना है। BFHI, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, और ये किसके साथ मिलकर स्टार्ट हुआ है? तो WHO प्लस यूनिसेफ। ठीक है, तो WHO और यूनिसेफ ने मिलकर ये स्टार्ट किया था। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना, बॉटल फीडिंग पे बैन लगाना। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1992 में।
कब स्टार्ट हुआ है? 1992 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो इसमें आपको BFHI का फुल फॉर्म याद रखना है। ये जो संगठन है किसने स्टार्ट किया है? तो WHO और यूनिसेफ ने स्टार्ट किया है। और इसके साथ साथ कब स्टार्ट किया है? तो 1992 में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना और बॉटल फीडिंग पे बैन लगाना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, इन चिल्ड्रन टेम्परेरी और मिल्क टीथ इज कॉल्ड। बच्चों में अस्थायी या दूध के दांतों को कहा जाता है? डेसिडुअस टीथ, इंसीजर, प्रीमोलर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे टेम्परेरी और मिल्क टीथ सेम ही होता है। तब उसे पूछा कि और किस नाम से जाना जाता है। बताइए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन, जो टेम्परेरी टीथ होते हैं उन्हें मिल्क टीथ कहते हैं। और इसका एक और नाम है जो मेडिकल, उसका है डेसिडुअस टीथ। राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन, एक मिनट, डेसिडुअस टीथ। राइट आंसर ऑप्शन ए। जो पहला टीथ होता है वो बच्चे में कब देखने को मिलता है? 6 से 8 मंथ में देखने को मिलता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो बच्चे का पहला टीथ होता है वो कब देखने को मिलता है? तो 6 से 8 मंथ में देखने को मिल जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल रेट ऑफ अ कॉमन आर्टरी इज। सामान्य नाड़ी दर है। सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 40 to 60 बीट पर मिनट। ऑप्शन बी है 80 to 100 बीट पर मिनट। ऑप्शन सी है 60 to 100 बीट पर मिनट या नन ऑफ दिस। तो जो नॉर्मल नाड़ी दर होती है वो कितनी होती है? 60 to 100 होती है। क्या होती है? 60 to 100 होती है। राइट आंसर, एक राइट आंसर ऑप्शन सी, 60 to 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगोर मॉर्टिस इज सीन इन। रिगोर मॉर्टिस में देखा जाता है, किस में देखा जाता है? मलेरिया में, आफ्टर डेथ में, यूरिनरी इन्फेक्शन में या एपिलेप्सी में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रिगोर मॉर्टिस इज सीन इन, किस में देखा जाता है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग। मलेरिया में आपने इसे नहीं देखा होगा, यूरिनरी इन्फेक्शन में भी नहीं, एपिलेप्सी में भी नहीं, तो किस में देखते हैं? आफ्टर डेथ में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज। रक्तचाप की सामान्य दर, ब्लड प्रेशर जो बीपी होता है उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए 120/80 mm/Hg। ऑप्शन बी है 130/90 mm/Hg। ऑप्शन सी है 100/80 mm/Hg या नन ऑफ दीज। सिस्टोलिक कितना होता है और डायस्टोलिक कितना होता है ये आपको बताना है। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80 mm/Hg। 120/80 mm/Hg। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। इसका जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है, बीपी इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम क्या है? स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या है? स्फेग्नोमैनोमीटर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है, नॉर्मली सभी लोग बीपी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं लेकिन उसका जो रियल नेम है वो स्फेग्नोमैनोमीटर, जिसे हम मापते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 120/80 mm/Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म वूपिंग कफ इज। काली खांसी का कारक जीव है। काली खांसी का कारक जीव कौन सा है? बॉर्डेटेला परटिटिस, कॉर्नी बैक्टीरियम, कोलेस्टेरियम टेटनाई
या नन ऑफ दिस। तो टेटनाई, कॉलेस्ट्रेडियम टेटनाई किसका है? टेटनस का है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, तो वो किसका होगा? डिप्थीरिया का होगा। तो बचा क्या? बॉर्डेटेला परटूसिस। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बॉर्डेटेला परटूसिस। इसको और किस नाम से जानते हैं? वूपिंग कफ को, काली खांसी, वूपिंग कफ, हैंड डे ऑफ कफ, परटूसिस भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ पेलेग्रा इज, पेलेग्रा का कारण है, क्या कारण है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन बी। विटामिन, यहाँ पे जब विटामिन B1, B2, B3 इस तरह होगा तो यहाँ पे विटामिन B3 आएगा। एक क्या आएगा? विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है और इसका जो केमिकल नेम है वो नियासिन है। क्या है? नियासिन। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है, तो नियासिन है। और नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा, स्किन से रिलेटेड होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाकार्पल बोन इज फाउंड इन द बॉडी। मेटाकार्पल बोन शरीर में कहाँ पर पाई जाती है? पैर में, हाथ में, कपाल स्कल में या ईयर में? मेटाकार्पल और मेटाटार्सल। जो मेटाटार्सल होती है वो पैर में बोन पाई जाती है और मेटाकार्पल हाथ में पाई जाती है। तो याद रखेंगे, मेटाकार्पल हाथ में और मेटाटार्सल पैर में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत है, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत है कितने परसेंट? 90%, 70%, 80% या 100%। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में जो पानी का परसेंटेज होता है वो 70% होता है। कितना होता है? 70%। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ स्कर्वी इज। स्कर्वी का कारण है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इससे रिकेट्स होता है। विटामिन ई इनफर्टिलिटी, विटामिन के इससे रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। इसमें मसूड़ों से ब्लड आता है। और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में, सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। इसका जो केमिकल नेम है स्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन इज। जल शोधन में प्रयुक्त रासायनिक है आयोडीन, क्लोरीन, बॉइलिंग या नन ऑफ दिस। जल शोधन में प्रयुक्त रासायनिक है, जल को क्लीन करने के लिए कौन सा रसायन या केमिकल यूज करते हैं? क्लोरीन। क्या करते हैं? क्लोरीन। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। क्वेश्चन है, RMNCH+A स्ट्रेटेजी इज लॉन्च्ड इन द ईयर। रणनीति जो ये RMNCH रणनीति है ये किस वर्ष शुरू की गई थी? ये आपको बताना है। 2011, 2009, 2012 या 2013। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। तो जो RMNCH+A स्ट्रेटेजी है इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सर्च करके लाएंगे। और नहीं सर्च करके लाएंगे तो मैं कल इसका बताऊंगी फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये जो रणनीति है ये कब स्टार्ट हुई थी? 2013 में। कब स्टार्ट हुई थी? 2013 में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आप सभी को पता है कि 11 जनवरी को एग्ज़ाम है और आप लोग बताइए आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What is the new strategy or unique concept of WHO to provide universal coverage of rehabilitation to all segments of society? समाज के सभी वर्गों को पुनर्वास का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने के लिए नई रणनीति हो कि एक अनूठी अवधारणा क्या है? ऑप्शन ए कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल रिहेबिलिटेशन, मेडिकल रिहेबिलिटेशन या ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन. What is the new strategy or unique concept of WHO to provide universal coverage of rehabilitation to all segments of society? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन. कौन सी? कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन. राइट आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द गिवन इज एन इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी. आपको इसमें से बताना है कि कौन सी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है. विच इज द गिवन इज एन इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी. यूनिलेटरल एजेंसीज, बाईलेटरल एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंटल एंड अदर एजेंसीज या ऑल ऑफ यू. तो ये जितनी भी एजेंसीज हैं ये सभी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं. राइट आंसर ऑप्शन डी. राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन ऑफ हेल्थ. निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का आयाम है? फिजिकल, फैमिली, सोशल, मेंटल, इमोशनल या ऑल ऑफ एबव. तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम है. आपने हेल्थ की अगर डिफिनेशन पढ़ी होगी, याद होगा, तो आप सभी बता सकते हैं. उसमें सारे वर्ड यूज हुए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन ऑफ हेल्थ. फिजिकल, फैमिली, सोशल, मेंटल, इमोशनल या ऑल ऑफ एबव. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव. राइट आंसर ऑप्शन डी. आप सभी लोग हेल्थ की डिफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि हेल्थ की डिफिनेशन दे करके कई चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको याद होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा की किस पद्धति में लोग अपने विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करके सीखते हैं. इन विच मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन पीपल लर्न बाय एक्सचेंजिंग देयर व्यूज एंड एक्सपीरियंस. ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, वर्कशॉप या नन ऑफ दीज. कह रहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा कि किस पद्धति में लोग अपने विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करके सीखते हैं. तो जब आदान प्रदान करने की बात आती है तो यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन होगा, वरना रोल प्ले होता जब हम सिर्फ कोई चीज़ सामने से प्रेजेंट करके लोगों को सिखाते हैं तो वो रोल प्ले में आता है. लेकिन यहाँ पर अगर आदान प्रदान करें तो ग्रुप डिस्कशन होगा. राइट आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे. क्वेश्चन है यूनिसेफ वाज फाउंडेड इन. यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1996, 1946, 1978 या 1980. यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड. इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में. 1946 में. राइट आंसर ऑप्शन बी. आप सभी लोग बताएंगे कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है. आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप लोग बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया. भारत का पहला राष्ट्रीय होगा, यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है RCH, NRHM, फैमिली प्लानिंग या नन ऑफ दिस. यहाँ पे पहले की बात हो रही है. ठीक है. तो पहला कौन सा है ये आपको बताना है.
इज द फर्स्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया। भारत का पहला राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ऑप्शन बी है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ऑप्शन सी है फैमिली प्लानिंग। ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो आप सभी को पता है कि जो भारत का पहला राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम था वो था फैमिली प्लानिंग। इसका जो संगठन बना था वो 1949 में बना था। कब बना था? 1949 में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज एट। WHO का मुख्यालय है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर ऑफ WHO, इंडोनेशिया, जिनेवा, पेरिस या वाशिंगटन। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 7 अप्रैल को। कब सेलिब्रेट करते हैं? 7 अप्रैल को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम BMI कहते हैं। नॉर्मल रेंज, BMI की जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी है, ये आपको बताना है। लेस देन 16, 16.5 to 18, या 18.5 to 24.9, या नन ऑफ दिस। तो जो बॉडी मास इंडेक्स होता है इसमें हम क्या लेते हैं? हाइट लेते हैं और वेट लेते हैं, दोनों को मेज़र करते हैं, तभी उसके बाद में BMI फाइंड करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 18.5 to 24.9। ये नॉर्मल जो रेंज है BMI की, अगर इससे कम है तो भी ठीक नहीं है, ज़्यादा है तो ओवर में जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में आप सभी लोग अपना अपना BMI जरूर चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक हार्ट डिजीज, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। ऑप्शन बी करेक्टेशन ऑफ अरोटा। ऑप्शन सी है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, या ऑप्शन डी है पेटेंट डक्टस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज। तो मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी है? तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। क्या है? टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। राइट आंसर ऑप्शन ए। हार्ट की कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आपको अच्छे से याद करना है। एंडोमेट्रियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। कार्डियम लग जाए तो हार्ट की लेयर हो गई, अब मेट्रियम लग जाए तो यूट्रस की लेयर। जो पेरिकार्डियम होती है ये आउटर लेयर होती है, मायोकार्डियम जो होती है वो मिडिल लेयर होती है, जो एंडोकार्डियम होती है वो इनर लेयर होती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी डू अ न्यू बॉर्न बेबी नीड इन 24 hours? 100 to 200 कैलोरी kg पर डे। ऑप्शन बी है 120 to 180 कैलोरी kg पर डे। ऑप्शन सी है 180 to 220 कैलोरी kg पर डे, या ऑप्शन डी है 220 to 280 कैलोरी kg पर डे। तो कह रहे हैं कि 24 घंटे में जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे कितनी एनर्जी की नीड होती है? तो 120 से लेकर 180 कैलोरी। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड UNO एंड यूनिसेफ जॉइंटली डिक्लेयर द राइट ऑफ द चाइल्ड। जो बच्चों के अधिकार हैं वो
यूएनओ और यूनिसेफ द्वारा जॉइंटली कब डिक्लेयर किए गए थे, ये आपको बताना है। 25 फरवरी 1960, 25 फरवरी 1961, 25 फरवरी 1975 या 25 फरवरी 1980। अब इतने ये क्लोज ऑप्शन हैं कि अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा तो आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईयर तो चेंज है लेकिन डेट सेम है। जो बच्चों के अधिकार हैं वो कब डिक्लेयर किए गए थे जॉइंटली, तो 25 फरवरी 1961। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है या सबसे ज़्यादा होता है, ये भी हम बोल सकते हैं। ऑप्शन ई। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया इनके टाइप कितने होते हैं, तो 5 होते, 5। यहाँ पर कौन से हैं, IgA, IgG, IgM, IgE और एक छोटा IgD। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, IgA। जो पाया जाता है कौन सा होता है, IgA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, द वेट ऑफ अ 1 year old चाइल्ड बिकम्स टाइम्स देन इट्स बर्थ वेट। 1 year जो चाइल्ड होगा उसका जो बर्थ के समय वेट था उसका कितने गुना हो जाएगा 1 year में। मान लिया बर्थ के समय उसका बच्चे का वेट 2.5 kg था, तो इसका 2 टाइम कब होगा, 5 से 6 मंथ पे। और 3 टाइम कब होगा, तो 3 टाइम होता है 1 year में। कब होता है, 1 year में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। 3 टाइम कब होगा, तो 1 year में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट। जो BCG वैक्सीन है वो किसके प्रिवेंट करने के लिए, किसे प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, DPT, हेपेटाइटिस या नन ऑफ दी। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट गुरिन। इसकी जो डोज होती है एट बर्थ वो 0.05 ml होती है। इसका जो रूट होता है देने का वो ID होता है, इंटरडर्मल होता है, लेफ्ट अपर आर्म होता है और ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स इज। जो चिकन पॉक्स होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन अवधि क्या है, 10 to 20 days, 14 to 15 days, 5 to 6 days या नन ऑफ दिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स का जो है वो 14 to 15 डेज है, 14 to 15 डेज। राइट आंसर ऑप्शन बी। टाइफाइड का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो टाइफाइड का जो होता है 10 to 14 डेज होता है। इंक्यूबेशन पीरियड आप अच्छे से रट लीजिए, पूछा ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो जो लास्ट होता है उसके बाद से नहीं आता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्विकनिंग, एमनोरिया, मेनोपॉज या मिनार्की। तो आप सभी को पता है मिनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, एमनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन बोल सकते हैं, क्विकनिंग गर्भ की पहली हलचल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेनोपॉज होगा। और मेनोपॉज के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है, तो एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेंस्ट्रुएशन क्लोज होने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है, तो एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो ये 45 to 50 में मेनोपॉज हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी इज कॉल्ड। आधुनिक जानपतिक रोग विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, जॉन स्नो, जॉन पिले, जॉन डेविड या जॉन अब्राहम।
बताइए आधुनिक जानपथिक रोग विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? तो जॉन स्नो को। किसको कहते हैं? जॉन स्नो को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जॉन स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज। खसरे की उद्भवन अवधि होती है 10 to 15 डेज, 20 to 30 डेज, 35 to 45 डेज और 50 to 65 डेज। बताइए मीजल्स की उद्भवन अवधि क्या होती है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है मीजल्स का? मीजल्स के प्रिवेंट के लिए कौन सी वैक्सीन देते हैं? MMR, जिसमें मीजल्स, मम्प्स, रूबेला तीनों इंक्लूड होती है। कंबाइंड वैक्सीन है। इसकी जो फर्स्ट डोज है वो 9 मंथ पर देते हैं और उसके साथ में और कौन सी देते हैं? विटामिन ए। विटामिन ए की फर्स्ट डोज भी देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, 10 to 15 डेज। 10 to 15 डेज। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकोल इज नोन एज। ब्रोंक्यूल्स में सूजन को कहते हैं। किसी चीज़ में इन्फ्लामेशन लग जाए, ये ITIS लग जाए तो समझ जाना कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन की बात। तो यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? अस्थमा, लैरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस या ब्रोंकाइटिस। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे ब्रोंक्यूल्स में ITC लग जाए तो ब्रोंकाइटिस। राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ इज नोन एज। मुंह की सूजन को क्या कहते हैं? स्टोमेटोटाइटिस, जिंजीवाइटिस, ग्लोसाइटिस या लैरिंजाइटिस। लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन होने को लैरिंजाइटिस कहते हैं और मुंह में इन्फ्लामेशन होने को स्टोमेटोटाइटिस बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड pH इज। ब्लड का जो pH होता है वो कितना होता है? एक स्केल होता है, उसमें 0 से लेकर के 14 तक नंबर होते हैं। बीच में जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो जो ब्लड का pH होता है वो कितना होता है? 6.7, 7.4, 9.3 या 7.1। तो ब्लड का जो pH होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ TDS इज। TDS का अर्थ है एट नाइट, 2 times ऑफ डे, 3 times ऑफ डे या नन ऑफ दीज। 2 times आ डे का मतलब होता है BD, ठीक है, और TDS का मतलब होता है 3 times ऑफ द डे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट फॉर्म है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORS इज गिवन इन ट्रीटमेंट ऑफ। ORS के उपचार के लिए, किसके उपचार के लिए दिया जाता है? डायरिया, डिहाइड्रेशन, बोथ या नन ऑफ दीज। तो ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो ये डायरिया और डिहाइड्रेशन दोनों को प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सी होगा, बोथ। दोनों के लिए ही देते हैं, दोनों के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल टेम्परेचर इन अडल्ट इज। वयस्क में सामान्य तापमान होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो ह्यूमन का ये अडल्ट पर्सन का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 40 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि आप सभी को पता है
कि जितने भी लोगों ने UP एएनएम का फॉर्म भरा हुआ है उन सभी का एग्ज़ाम है। और जितने बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरे बहुत गलत हो रहा है, बहुत इस तरह से, तो वो इसलिए हो रहे हैं कि आप लोग का प्रॉपर रिवीजन नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करें, इस वजह से। और जब बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का पढ़ लेते हैं तो उस कंडीशन में भी जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो आपके गलत हो जाते हैं। तो आप अपने लेवल के हिसाब से पढ़िए, BSc नर्सिंग और नार्सेट वगैरह इस तरह की चीज़ों को मत पढ़िए, ताकि अगर इस मतलब ज़्यादा हार्ड पढ़ेंगे तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो BSc नर्सिंग के क्वेश्चन होते हैं, जो नार्सेट के क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत टफ लेवल के होते हैं। और आप एएनएम के लिए उसके पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए अपने बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। थैंक यू सो मच।